यह प्रबोधन सत्र उद्देश्य पूर्ण तरीके से बजट सत्र के दौरान रखा गया ताकि आपसे इन सत्रों के दौरान जो एकेडमिक डिस्कशन हो उस राजधानी रांची स्थित झारखंड विधानसभा में विधानसभा सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायकों और मंत्रियों को शोर शराबा और व्यवधान डालकर सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता विधायकों को चुनती है, चुने हुए विधायक बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, वहीं चुने हुए विधायक राज्य कोष के संरक्षण के रूप में भी होते हैं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने संसदीय विशेषाधिकार की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देश का सबसे युवा विधानसभा झारखंड विधानसभा है। इस बार नए विधायक चुनकर आए हैं। इसके अलावा महिला विधायकों की संख्या भी 12 है। उप सभापति ने कहा कि देश की राजनीति में युवा चेहरे आगे बढ़कर आ रहे हैं। हाल में ही संपन्न हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपनी बड़ी संख्या में युवा विधायक चुनकर आए हैं, जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरीके के आंकड़े देखे गए हैं। उप सभापति ने कहा कि विधानसभा के रूल बुक सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से बनते हैं, इसलिए इसका पालन सही तरीके से सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में बड़ा बदलाव विधायिका से ही संभव है, इसलिए विधायकों को प्रभावी बनाना होगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश और दुनिया में भारत की पहचान लोकतांत्रिक मूल्यों की वजह से होती है, इसलिए लोकतंत्र को मजबूत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। हम सभी को लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें संविधान मिला है, इस बात का गौरव होना चाहिए। इसके साथ ही संविधान पर हम खरा उतरे, यह हम सब की जिम्मेवारी है। कार्यशाला के संबंध में उन्होंने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र में हमें सीखने की सिर्फ चाहत होनी चाहिए। मौके पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संसदीय व्यवस्था मजबूत होने के राज्य का समावेशी विकास होता है। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समावेशी विकास पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच आर्थिक और राजनीतिक सुचिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड को अपने आय के स्रोत को बढ़ाने की जरूरत है। केंद्र सरकार में हमें अपनी बकाया कर राशि मिलनी चाहिए। मौके पर वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने कहा कि अपने अनुभवों को बेबाकी के साथ सबके समक्ष रखना। उन्होंने कहा कि झारखंड में लगभग 35 दूनों का सत्र 1 वर्ष में संचालित किया जाता है, जबकि कार्य दिवस की कुल संख्या कम से कम 60 दिनों की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि सरकार किसी भी दल की हो या खुद सरकार ही नहीं चाहती है कि सदन अधिक से अधिक दिन तक चले। झारखंड विधानसभा के संबंध में विधायक ने कहा कि 0 आवर में सुधार करने की जरूरत है। यह प्रबोधन सत्र उद्देश्य पूर्ण तरीके से बजट सत्र के दौरान रखा गया ताकि आपसे इन सत्रों के दौरान जो एकेडमिक डिस्कशन हो उसका प्रयोग आप सत्र के दौरान स्वयं करें और बेहतर तरीके से समझ सकें। लोकतंत्र को और प्रभावी बनाने की दिशा में हम एक मजबूत कदम उठा सकें। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र में विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। संसदीय लोकतंत्र में यह स्थान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सदनों के माध्यम से राज्य और देश के अंतिम संप्रभु जनता अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए शासन का संचालन करती है। इस कारण राज्य की सबसे बड़ी महापंचायत के सदस्य के रूप में आप एक साथ कई जिम्मेदारियों, एक पूरक का 20 पूरक में भी जवाब सही नहीं आएगा। यदि ये स्थिति ठीक हो जाए तो मैं समझता हूं बेहतर होगा। यहाँ भी समय बचेगा, ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों का क्वेश्चन भी उत्तरित होगा। मैं एक आग्रह और करना चाहता हूं, सत्ता पे जब भी कोई आता है, क्या कोई आए, मैं भी मंत्री रहा हूं,
मैं इस बात पर विशेष बल दूंगा कि विधेयक को पढ़ते समय अंतिम पृष्ठ उसके उद्देश्य और हेतु यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि इन विधेयकों की सार इसी में छुपा रहता है। जबकि विधेयक के संशोधन साबित हो कि मूल विधेयक अवश्य पढ़े ताकि संशोधन के उद्देश्य आप भली भांति से समझे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी इस विषय पर जब होता है, जब विधेयक आता है, तो उसको प्रवर समिति में भेजने का परिपाटी भी हमारे संविधान के अंदर में है। हम उनको प्रवर समिति में भेजते हैं और कई बार विधेयक को विचार हेतु समितियों को सुपुर्द किया जाता है और प्रवर समिति के सदस्य भी आप ही में से माननीय सदस्यगण होते हैं और उस जगह इस विधेयक में पंखानुपंख रूप से सांगोपांग विचारों के उपरांत इस विधेयक के सरकार के समक्ष आता है और फिर ये एक अच्छे कानून का रूप लेता है जिसमें हमारे राज्य के तमाम जनता उस कानून को मानने के लिए बाध्य होते हैं और आच्छादित होते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कानूनों का वास्तविक क्रियान्वयन नियमों के माध्यम से होता है। सभा नियम बनाने की शक्ति कार्यपालकों का सौंप देती है। सदन के सदस्य के रूप में आपकी जिम्मेदारी, तो उसके लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं। 1980 में मैं जब पहली बार विधायक हुआ था एकीकृत बिहार में, तो डेहरी ऑनसोन में 6 अनुसूचित जाति की हत्या हो गई। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे और उनको लगा कि एक पढ़ा लिखा लड़का है। कर्पूरी ठाकुर जी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको बोलना पड़ेगा। रखना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हर विधायक को गरिमा रखनी चाहिए। ये गरिमा तब बहाल होगा जब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। इसके लिए सबको इस दिशा में काम करना होगा और खासकर सत्ता पक्ष को तो ज्यादा जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि माननीय सदस्य सवाल करते हैं, सवाल का जवाब समुचित मिलना चाहिए और ये सच्चाई है, कोई माने या न माने। आप जिम्मा इस बात का लगाइए कि कैसे उनका क्वेश्चन बनेगा, ये सिखाने का काम करें। कैसे ध्यान आकर्षण बनेगा, ये सिखाने का काम करे। कैसे 0 आवर, मैं कई बार देखता हूं लेकिन सोचे बीच में क्या बोलूं, कोई न कोई विधायक ही बोल रहा है। 0 आवर के अंदर है कि 50 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 1 पेज पढ़ा जाता है। ये भी सिखाने की जरूरत है। निवेदन कैसे लिखना है ये भी सिखाने की जरूरत है। उसके लिए 2 जो सीनियर उस पर बात और विचार हो सकता है। व्यवधान पर जीपी मावेलंकर जो देश के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर जी ने कहा था कि आजादी के पहले चूंकि देश में उत्तरदायी सरकार नहीं थी, सरकार का देश के लोगों के प्रति उतना अकाउंटेबिलिटी नहीं था, इसलिए सदन में अध्यक्ष के रूप में सारे अध्यक्षों के स्थगन प्रस्ताव को लचीले रूप से, और ये कहकर के मैं ये जिम्मेवारी से हट भी नहीं सकते, सरकार भी नहीं हट सकती कि करप्शन पहले से था, आज है तो वह जेन्युइन है, ये बात नहीं। पहले भी था, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, चाहे वो नैतिक भ्रष्टाचार की बात हो, आर्थिक भ्रष्टाचार की बात हो, हिंसक भ्रष्टाचार की बात हो, और आज भी। लेकिन संसदीय व्यवस्था, भारत के संविधान के निर्माताओं ने जो व्यवस्था चलाई, क्योंकि जिस विषय को लेकर ये कार्यक्रम आहूत है, इस विषय पर बहुत सारी बातें आ गई, बहुत इसमें आप कुछ बचा नहीं है कुछ बोलने का। हाँ, ये बात जरूर है
ये विधानसभा हो या लोकसभा हो, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। इस लोकतंत्र का यही एक मंदिर है जहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव या रोक टोक नहीं है इस मंदिर में आने के लिए। भले व्यक्तिगत रूप से हम अपने अपने विचार जरूर रखते हैं, लेकिन इस मंदिर का जो कहा जाए कि व्यवस्था है, वो ऐसी व्यवस्था है, मुझे लगता है कि दुनिया का ये अपने आप में एक अलग ही इसकी एक आयाम है, जहां सभी लोग, सभी वर्ग, सभी जात धर्म के यहां तक कि भारत देश के लोकतंत्र में जीने वाले लोगों के साथ साथ दुनिया के और भी कोई लोग भी इस सदन में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एनआरआई या विदेश का व्यक्ति चुनाव जीत करके यहाँ नहीं आ सकता, वो भी इस सदन के अंदर आ सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज है और इसकी मूल्यों को बस समझने की आवश्यकता है। कुछ चीजें परंपरागत होती आई है, चल ही रही है अभी भी, और इसे दूसरे समय में कभी भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि अन्य कार्य सत्र के दौरान दिन में किसी भी समय हम कर सकते हैं। और यदि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो कार्य सदन में कभी नहीं हो सकता है। इसलिए माननीय सदस्यों को यह समझना पड़ेगा कि हमारे विधानसभा में प्रश्नकाल का जो समय होता है, यह बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण विषय होता है। इसको हर हाल में व्यवधान उत्पन्न करने के करके इसको हम इस समय को बर्बाद नहीं करें, तभी हम 3.5 करोड़ जनताओं का जो अपेक्षित जो सवाल है, जिसको लेकर के आप सदन के अंदर में रखे हैं, उस पर बात और विचार हो सकता है। व्यवधान पर जीपी मावेलंकर, जो देश के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर जी ने कहा था कि आजादी के पहले चूंकि देश में उत्तरदायी सरकार नहीं थी, सरकार का देश के लोगों के प्रति उतना अकाउंटेबिलिटी नहीं था। में 9 बार चुनाव जीतकर हमारे बीच माननीय सदस्य आए हैं, जो काफी अनुभवी हैं। दूसरी ओर इस सदन में पहली बार 21 माननीय सदस्य चुनकर आए हैं। उनके नए नए विचार हैं, रचनात्मक चिंतन है। अपने संसदीय अनुभव से कुछ बात या तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। कार्यपालिका पर नियंत्रण, आप राज्य के विधायिका के रूप में प्रश्नों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। इस नियंत्रण का बड़ा महत्व है। किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था वास्तव में परमानेंट एग्जीक्यूटिव या ब्यूरोक्रेसी के द्वारा चलाई जाती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या जनप्रतिनिधि एक समय अंतराल के लिए जनता के द्वारा चुने जाते हैं और राज्य के कार्यपालिका का नेतृत्व प्रदान करने के साथ साथ विधायिका का निर्माण करते हैं। प्रश्नों के माध्यम से विधायिका अपने दंडवते, मीनू मसानी, ज्योतिर्मय बसु, पीनू मोदी, सी सुब्रमण्यम, लाल कृष्ण आडवाणी, प्रणव बाबू, ये सारे लोग चूंकि प्रोसीजर्स जानते थे, इनमें से कोई कभी बेल में नहीं गया। और तब जब 2/3 बहुमत वाली सरकारें केंद्र में होती थी, पर अपनी बातों से, अपनी तथ्यों से, और तथ्य हमेशा सत्य पर आधारित होते, उसमें वो ताकत होती थी कि वो लोग प्रभावित करते थे। मैं प्रिविलेजेस के बारे में कुछ चीजें संक्षेप में कहूं, जो आप माननीय अध्यक्ष जी ने जो विषय मुझे दिया है। देखिए, प्रतिनिधि के रूप में सदन के अंदर और बाहर अपनी ड्यूटी
बिना किसी बाधा और झिझक के हम निभा सकें, इसके लिए संविधान हमको रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर कुछ विशेषाधिकार और इम्यूनिटी देता है, जिन्हें हम सामान्यतः पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहते हैं। पर इन विशेषाधिकारों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मेन प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड कमिटीज आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स एंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, एंड देन देयर आर प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट्स, परंपरा के आधार पर। विषय व्यापक है, मैं बहुत संक्षिप्त पॉइंट रखना चाहूंगा। एक बात हमेशा हम ध्यान रखें, हम माननीय झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा आयोजित इस छठे झारखंड विधानसभा के सभी मान्य सदस्यों का, चाहे विधायक मंत्री पक्ष के हो विपक्ष के हो, सभी लोगों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आज कई महानुभाव लोग हमारे साथ मंच पर